ऐसे करती है मेरी तरह। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं विवेक यादव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई बैच के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने बैच में जो साइंस स्पेशल 4 के नाम से शुरू हुआ है। जल्दी से सारे लोग कमेंट में आ जाओ। चूरामन भाई गुड इवनिंग, लव यू टू। अशोक, राजीव, हाँ जी, महेंद्र, योगेश, अजीत, गोपाल, रोशन, गोविंद, सुनील, अभिषेक, रणधीर, रवि, सोनू, सारे लोगों को इतने सारे तेज कमेंट आ रहे हैं। ओके, वही काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों की क्लास में आने के बाद। और एक ट्रस्ट के साथ आप लोगों ने जो एनरोल कराया इतनी अच्छी खासी संख्या में, काफ़ी खुशी हुई। और आप लगातार अपना विश्वास बनाए रखिए और हमसे जितना बेहतर हो सकेगा हम पूरा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हर एक बैच को नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बोरिंग सा फील हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम का पैटर्न, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ नया ही आता है। ओके, सारे लोगों को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, बहुत बहुत नमस्कार। सारे भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। ओके, रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो पहली क्लास है, मैं इसमें 2 से 3 चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, फुली डिटेल्ड, हाँ, मैं वही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिससे आप रोज परेशान ना हो। मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, आप पूछ रहे हो सर ये होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को एक क्लास में बैठकर कंप्लीट कर लेते हैं। आज ही सिलेबस समझ लेते हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू फिर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। ओके, तो पहला तो सबसे पहले डाउट आपका ये रहता है कि सर ये जो मैं बैच परचेज करूंगा साइंस, जो ये साइंस स्पेशल 4 वाला मैं बैच परचेज करूंगा, तो ये किस एग्जाम के लिए होगा। अब आप में से मानकर चलो कोई स्टूडेंट एनटीपीसी वाला एग्जाम देता है तो वो 20 बार कमेंट करता है सर एनटीपीसी के लिए होगा या नहीं होगा, बताओ जरा इसके बारे में। मैं खुद ही बता देता हूं ये जो आपके कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करेगा। रेलवे जितने भी वनडे एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सभी के सभी रेलवे वाले एग्जाम को फोकस करेंगे हम लोग। एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसके बाद जितने भी कांस्टेबल लेवल के जितने भी ये एग्जाम आते हैं, कांस्टेबल लेवल के मतलब जैसे हरियाणा का है, दिल्ली पुलिस का है, यूपी पुलिस का है या यूपी एसआई का एग्जाम है, ये वाला एग्जाम हो गया आपका। और इनफैक्ट ये कि हम लोग स्टेट पीसीएस वाला जो एग्जाम होता है उसके भी क्वेश्चंस को हम फोकस करेंगे। यहां तक कि मैं आपको बात बता के चल रहा हूं। और ऐसा नहीं होगा आप बोलोगे कि सर एक बैच में इतनी सारी चीजें कैसे आ जाएंगी। देखो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं साइंस के वो जनरल साइंस ही होता है। ऐसा नहीं होता कि पीसीएस वाला क्वेश्चंस जो होगा तो वो काफी ज्यादा डेप्थ में जाके पूछा जाएगा। थोड़ा सा आगे बात समझ में। डिफेंस वाला भी इसमें इंक्लूड होगा, जैसे सीडीएस वाला होता है आपका, एक असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम होता है, काफी अच्छी खासी जॉब होती है इसकी। आरओ वाला एग्जाम है आपका, आरओ वाली जो वैकेंसी होती है, इन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाना है। पहली बात तो कंटेंट हमारे इन एग्जाम को फोकस करेगा। दूसरी बात, नोट्स का करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपने। नोट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें। इंग्लिश में कंप्लीट पीडीएफ तैयार है, प्रॉपर इंग्लिश में होगी। हिंदी वालों के लिए प्रॉपर हिंदी में पीडीएफ तैयार है। ये दोनों ही पीडीएफ आपको कल या परसों तक अपलोड हो जाएंगी। ओके, कल या परसों तक ये वाली जो आपकी नोट्स की पीडीएफ हैं ये अपलोड हो जाएंगी आपकी। जहां आपका लाइव क्लास वाला ऑप्शन आता है उसी के बराबर में आपने देखा होगा नोट्स वाला आता है, और उसमें जब आप जाके क्लिक करोगे आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। नोट्स की भी टेंशन खत्म, एग्जाम क्या है मैंने पूरे क्लियर कर दिए। तीसरी बात फिर आएगा कि मानकर चलो एक को रेलवे का एग्जाम देना है, मेरा एग्जाम एसएससी का है, आपका स्टेट पीसीएस का है, आपका बड़ा एग्जाम है, ऐसा स्टूडेंट को लगता है। खैर मजाक है। तो अब क्वेश्चंस कहां से लगाएं, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। और जिंदगी हर दिन एक नया चीज सिखाती है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। लास्ट वाला जो साइंस स्पेशल 2 वाला बैच था, 2 था 3 था, मैं नंबर तो भूल गया उसका, 2 वाला जो बैच पूरा कराया था, तो इस चीज को मैंने फेस किया था वहां पे। वहां सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि हर दिन सर क्वेश्चंस कहां से लगाएं, कौन सी बुक लगाएं, क्या लगाएं। तो उस चीज को जब हमें लगा कि हाँ यहाँ स्टूडेंट को काफी सारी प्रॉब्लम रहती है, तो फिर इस चीज को समझने के बाद फिर मैंने जो डिसाइड किया आपका वो ये किया है कि इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस जो होंगे उनका एक लिस्ट निकाला जाएगा और आपका चैप्टर वाइज मैं आपको चैप्टर वाइज स्क्रीन पे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।
ये क्वेश्चंस जो होंगे मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपकी स्क्रीन पे। टोटल इसके जो क्वेश्चंस है वो मैंने तैयार करा रखे हैं पहले से ही। करना क्या है हमें, जैसे ही हमारा मानकर चलो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, कोई भी चैप्टर ले लो, मैंने किडनी वाला चैप्टर पढ़ाया, तो तुरंत आपने करना क्या है ना, ध्यान लगाना है। सर किडनी के क्वेश्चंस लगवाने से रह गए, तुरंत क्वेश्चंस लगेंगे किडनी के, और कम से कम आप ये मान के चलो 100 क्वेश्चंस लगाने एक एक चैप्टर के, तुरंत साथ के साथ क्वेश्चंस लगाओ। तो अब आपकी ये भी टेंशन खत्म कि प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं, क्या करें, कौन सा एग्जाम देना है, क्या देना है। बस एक चीज पे फोकस करना है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है ना, केवल वो अच्छे से आपको याद होना जरूरी है। डेली के डेली आप इन सारी की सारी चीजों को याद करो। और ऐसा भी नहीं होगा कि पीडीएफ में क्वेश्चंस दे दिया, अब उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। स्क्रीन पे क्वेश्चंस होगा, पहले क्वेश्चंस आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है अच्छे से। मैं पूछूंगा आंसर क्या है, सारे लोग आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर ये है और ये ऐसे ऐसे होगा। दो चीजों का हम उसमें ध्यान रखेंगे, ऐसा भी नहीं करना मैं सीधे बोल दूंगा इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा डी, वो मजेदार नहीं होगा। हम ये बोलेंगे इसका आंसर होगा सी, ए बी डी क्यों नहीं होंगे, इसका कारण ये है, ठीक है ना। ए डी क्यों नहीं होंगे, इसका कारण ये है, पूरा का पूरा वो डिफाइन किया जाएगा। दूसरा, आप में से काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एनटीपीसी का जो एमसीक्यू वाला बैच था उसको एनरोल कराया था उसमें, और वहां भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो आप इस बात को माइंड से निकाल देना कि वो वाले क्वेश्चंस यहां लगा दिए जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा सोचते हो, मुझे पता है। क्वेश्चंस एकदम से अलग होंगे, जो कि आपके नोट्स में से उठाए गए हैं, उन्हीं में से नोट्स में से बनाए गए क्वेश्चंस हैं, काफी लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी पूरे करने हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तीसरा सबसे बड़ा जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, एक भयंकर समस्या रहती है कि सर हमारा डाउट रह जाता है या डाउट नहीं बताया, ये जो आपकी शिकायतें होती हैं। अगर मैं आपके यहां अभी क्लास लेने आया हूं, 1.5 घंटे की क्लास लेने आया हूं, कोशिश आपको यह करनी है कि लास्ट के 30 मिनट में खूब डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट के 30 मिनट में सोचो। सिलेबस बैच कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा ये बात टीचर पे डिपेंड नहीं करती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बात स्टूडेंट पे डिपेंड करती है, कितने आप अननेसेसरी डाउट पूछ रहे हो आप, ठीक है, कितने अननेसेसरी डाउट पूछ रहे हो। अननेसेसरी डाउट पूछोगे, टीचर की मजबूरी होगी, बताने पड़ेंगे, तो वहां के थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जरूरत पड़ेगी तभी डाउट पूछोगे, क्योंकि हमें इन सारी की सारी चीजों को बेहतर तरीके से करना है और टाइम से भी करना है। आगे बात समझ में, कोशिश हमें यह करनी है कि नवंबर के लास्ट तक पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दें। और टोटल कितने आवर्स में होगा, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 45 to 55 आवर्स इसमें लग जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में संडे वगैरह में भी क्लास लेता रहूंगा, जितनी जल्दी हो सकता है हमें कोर्स कंप्लीट कराने के बाद। और फिर टेंशन में रहना मत आप, क्योंकि क्वेश्चंस आपके साथ के साथ लगते जा रहे हैं। तो पहले आप कंटेंट अच्छे से तैयार कर लोगे, फिर करना क्या है आपको, क्वेश्चंस वाली वीडियो निकालो, आप सीधा सीधा उसे रिवाइज मारो, और जब क्वेश्चंस वाली ऑप्शन के साथ वीडियो आपको समझ में आएगा ना, तो वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको ये पूरा समझा दिया जिससे कि आप परेशान ना हो। पहली क्लास है, सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी लिखे हुए हैं, नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको दोनों तरह से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं बात पूरे मेन सब्जेक्ट पे, क्योंकि मैंने देखा है आधे से ज्यादा क्लास में डाउट बस एक ही रहता है, सर कितने दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। पूरा मैंने साफ लिख दिया, इससे पहले पूछना भी मत कि कोर्स कब पूरा हो रहा है, और फिर सिलेबस आपके पास होगा, पता चलता रहेगा आपको कि कितने चैप्टर आपके हो गए और कितने बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा हो ना कि सर जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लग पा रहे हैं हमें, या हम कुछ और बेहतर कर पा रहे हैं, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को और एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, तो फिर बुक का नाम पूछ लेना, वहां से आप लोग क्वेश्चंस लगा लेना। ओके, मतलब लगाने बहुत है क्वेश्चंस, इस चीज का बहुत ध्यान में रखना है। साइंस में बिना क्वेश्चंस के कुछ भी नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाओ सब्जेक्ट पे। देखो, बायोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक वर्ड होता है बायोस और दूसरा वर्ड होता है लोगोस, ठीक है ना। बायोस और लोगोस ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बायोस का, इसका मतलब होता है ऑल लिविंग्स, ठीक है ना। लोगोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा, परेशान नहीं होना, पहले अच्छे से क्लास कंप्लीट करनी है, ओके, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स देखना है क्या रहता है। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, स्टडी का ऑल लिविंग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। डेफिनेशन फाइनली होगी क्या, तो डेफिनेशन होगी इसकी, स्टडी ऑफ
ऑल लिविंग्स कॉल्ड, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, हिंदी में कहा जाएगा इसको सभी जीवधारियों का, ऐसे ही लिखूंगा मैं और आप खुद भी नोट्स बनाना, सभी जीवधारियों का अध्ययन करना या जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा सर जीव विज्ञान कहलाता है। ओके, आप खुद भी नोट्स बनाना, क्योंकि मैंने जितनी जीएस तैयार की अब तक वो सब लिख लिख के तैयार किया। आप खुद अपने नोट्स बनाओगे, आपको ध्यान ज्यादा रहेंगी चीजें। ओके, हाँ भाई, सभी जीवधारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब ध्यान से सुनना, यहां से दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चंस तो यहां से ये निकलता है कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था? एक तो क्वेश्चंस ये निकलता है। दूसरा क्वेश्चंस ये निकलता है कि इस बायोलॉजी जो वर्ड दिया है, फाइनली इसके फादर कौन है? तो दोनों के आंसर समझ लेते हैं। बायोलॉजी वर्ड देने वाला जो व्यक्ति है, इसका नाम है लेमार्क। है नहीं, मतलब थे ये, लेमार्क थे। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था या बायोलॉजी वर्ड दिया था। और फादर किसको माना जाता है? तो आपको अच्छे से आंसर पता होगा, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट होगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने ब्रांचेस में हम इसको डिवाइड करेंगे बायोलॉजी को? तो आंसर होगा 3 पार्ट्स में। पहले पूरा अच्छे से समझ लो, पहली क्लास में एक बार हमारा टारगेट फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टारगेट वहां है, वहां निशाना लगाना है, और फिर डायरेक्ट आप लोग निशाना लगाते जाओ डेली के डेली। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। पहली जो ब्रांच होगी इसी में, वो होगी जूलॉजी। दूसरी जो होगी वो होगी फिर इसके बाद बॉटनी, और तीसरी होगी माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी का मतलब तो समझ आता है आपको, लिख देते हैं हम यहां पे जंतु विज्ञान। इसे कहा जाएगा क्या? जंतु विज्ञान। इसे कहा जाएगा वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और इसे कहा जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। मैं ये भी आपको हाईलाइट करता चलूंगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं। ओके, अब ध्यान से समझना, नाम से ही पता चल रहा है जंतु विज्ञान। इसमें स्टडी किसकी की जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा सर? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी कि इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। ओके, जंतुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है? तो आपका आंसर होगा, बॉटनी में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पादप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी में किसका स्टडी की जाएगी? तो आपका आंसर क्या होगा सर? इसमें स्टडी की जाएगी किसकी? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको? हिंदी में बोलोगे आप इसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ओके, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीव जो होंगे उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, तीनों को अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया कि किस में किसकी स्टडी की जाएगी। अब एक एक बार ये भी समझ लेते हैं इन तीनों के फादर कौन है। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। ल्यूवेनहॉक क्यों माना जाता है सर माइक्रोबायोलॉजी का फादर इनको? क्योंकि इन्होंने क्या किया था भाई? लिविंग सेल जो थी उसको डिस्कवर किया। ओके, मैं हिंदी में लिख देता हूं इस बात को। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा फादर ऑफ जूलॉजी किसे माना जाता है? तो आंसर होगा फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को माना जाता है। अब 2 जगह के फादर हो गए, किस किस के? एक तो बायोलॉजी के भी और एक जूलॉजी के भी। बॉटनी का फादर किसे माना जाता है? तब आंसर होगा बॉटनी का फादर माना जाता है थियोफ्रेस्टस। किसको माना जाता है सर? थियोफ्रेस्टस। ये सब क्वेश्चंस हैं, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है इसका फादर। ओके, थियोफ्रेस्टस जो है उनको माना जाता है फादर किसका? तब आंसर होगा आपका बॉटनी का।
एक एक क्वेश्चन यहां से निकाल लेते हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, पूछा गया एग्जाम में, आंसर हो जाएगा लैमार्क। फादर ऑफ जूलॉजी आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी क्या होगा, थियोफ्रेस्टस। और माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। थियोफ्रेस्टस की बुक का भी नाम पूछा जाता है और इनकी एरिस्टोटल का भी। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था, तो आंसर होगा हिस्टोरिका एनिमिलम। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमिलम। इन्होंने क्या लिखी थी, सेम वही होगा, हिस्टोरिका ऑफ, दिख रहा है ना यहां तक, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम। और इन्होंने तो उसको डिस्कवर किया ही था। तो अब तक मैंने केवल इतना बताया कि हमें कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं। सबसे पहले हम जूलॉजी वाला सेक्शन कवर करेंगे, उसके बाद बॉटनी वाले पे आ जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी वाले में। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि हो सकता है आपने वाला वर्ड पहली बार सुना हो, अच्छे से सुना है आपने तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं हो कोई। इसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे किस किस के बारे में, तो मैं अलग से बता दूं। इसमें जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया वायरस है, सेल है, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सेल हो गया, ठीक है। बाकी सेक्शन जो बचेगा वो आ जाएगा जूलॉजी वाले में। बॉटनी, प्लांट। अब देखो 2 से 3 चीजों में दिक्कत आती है जूलॉजी में। जब एनिमल किंगडम होता है तो एनिमल किंगडम जब कराया जाता है तो वहां आप लोगों को दिक्कत आती है। जैसे मैंने कहा इकाइनोडर्मेटा फाइलम हो गया, समझ नहीं आया सर क्या है, न देखा है कभी, ठीक है। स्टारफिश सारे लोगों ने देखी है, समझ में आता है। मैंने कहा प्लानेरिया, नहीं समझ आया। नेरिस, नहीं समझ आया। तो इन चीजों में हम लोग स्लाइड का भी यूज कर लेंगे, स्लाइड से विजुअलाइज करा देंगे, उसमें दिखाया जाएगा कि हाँ ये वाला ऐसा किस टाइप का होता है, उसके रिलेटेड जो होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अरस्तु की बुक का नाम क्या है सर, सामने लिखा हुआ है हिस्टोरिका एनिमिलम। ओके, हिस्टोरिका एनिमिलम। दूसरी बात, सेम ऐसे ही बॉटनी वाले सेक्शन में भी कभी कभी दिक्कत आती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमने नहीं देखा हुआ होता है या जिनको समझने में दिक्कत आती है। तो जहां हमारा ऐसा सेक्शन आएगा, नए नए नाम सुनने को मिलेंगे, उसमें हम लोग स्लाइड का भी यूज कर लेंगे। ये कुछ नया पैटर्न मैंने इसी बार अप्लाई किया आप लोगों के लिए। एक तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस लाना, और क्वेश्चंस ऑथेंटिक होंगे। क्वेश्चन के नीचे लिखवाऊंगा मैं कि ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है, इस सन में आया हुआ है, पीसीएस 2007 में आया है, 17 में आया है, कब आया है, वो सब ऑथेंटिक होंगे। क्योंकि आप ये न कहो कि अपने नोट्स में से उठा के क्वेश्चंस बना दिए अपने मन से और फिर हमसे कह रहे हैं कि देख लो मैंने ऐसा करा दिया, ठीक है ना। तो मैं कहने का कोई मौका नहीं दूंगा। दूसरा, स्लाइड का यूज इसलिए किया जाएगा, नए नए एग्जाम्पल होते हैं, हमें भी दिक्कत आती थी पर नेरिस कोई मतलब, अब जैसे मानकर चलो ह्यूमन हार्ट की बात होती है तो माइंड में एक ब्रेन मैप सा बन जाता है, अच्छा ह्यूमन हार्ट इस टाइप का होगा। नेरिस समझ ही नहीं आया कुछ। एनिलिडा पता नहीं क्या बवाल है सर। प्लानेरिया, लाइगोपोडियम समझ ही नहीं आया। फिगर से समझाएंगे उसको, बहुत अच्छे से समझाएंगे। इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखूंगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। जूलॉजी वाला जो सेक्शन होगा, बॉटनी वाला होगा, माइक्रोबायोलॉजी वाला जो होगा, इनमें क्वेश्चंस आते किस टाइप से हैं तो ध्यान से समझना एक एक करके। जूलॉजी वाला जो सेक्शन होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे पहले हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, किंगडम पे आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे। पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा आपको, एक एक एनिमल के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, पूरा डिटेल में कराऊंगा। बॉटनी वाले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे लास्ट सीडीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, वो आपके नोट्स में था। बिहार पीसीएस वाला जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो भी कैरियर विल ऐप पर जो नोट्स अपलोड में है, A to Z क्वेश्चंस उसमें से आए हुए हैं। मैं नोट्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं। बॉटनी वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा, जैसे सीडीएस वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एपिकल टिश्यू का क्वेश्चन आया हुआ था एक, ठीक है, जिसे कहा जाता है शीर्ष ऊतक। यहां प्लांट टिश्यू पे क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी भी प्लांट टिश्यू पे। दूसरा, क्वेश्चंस कहां कहां से आते हैं, आपसे एक नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये प्लांट किस फाइलम से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस यहां से बनता है कि आपसे कुछ भी एक उनकी क्वालिटी पूछ लेगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट का मतलब ऐसे पौधे जो स्थल और जल दोनों जगह पर ही पाए जाते हैं, वो इनके एग्जाम्पल बताओ आप, ठीक है। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, ठीक है ना। जेमनोस्पर्म कौन से होते हैं, डाइकोट कौन से होते हैं, मोनोकोट कौन से होते हैं, फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट क्या होता है, कौन कौन से पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सीडीएस में क्वेश्चन आया था उस पे, एंथर पे क्वेश्चन आया था। पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं उनको
पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको कौन प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स का मतलब होगा परागकण, मतलब कि जैसे हमारे ह्यूमन का स्पर्म होता है ऐसे ही प्लांट का स्पर्म होता है, उसे कौन प्रोड्यूस करता है? आंसर होगा एंथर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से प्लांट से आते हैं। यहां तो स्लाइड की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पक्का यहां जरूर पढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पे काफी ज्यादा अजीब अजीब से नाम आते हैं, फिर आप लोग जो है काफी परेशान होना शुरू कर देते हो। जरा भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है। सारी टेंशन आपकी मैं ले रहा हूं, एग्जाम कब है क्या है, बस एक चीज पे फोकस करना है। मैं जितना कराऊं याद करना साथ के साथ। अगर आप थोड़े से भी याद करने में पीछे हट गए तो फिर पता है टीचर का कॉन्फिडेंस खुद ही लो हो जाता है, बोले यार ये अब झेल नहीं पा रहे, एक काम करो ऊपर ऊपर से कराओ, बैच कंप्लीट कराओ। और जब होता है ना बिल्कुल बराबरी जवाब पे जवाब आता है ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं मानकर चलो आपसे कि इसका आंसर बताओ, आपने तुरंत मुझे आंसर बताया, तो फिर हमें भी मजा लगता है कि वाकई में ये लोग ऐसे हैं कि इनको और बेहतर कराया जाए। ठीक है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिलेबस पे आ जाओ। सबसे पहले जो हमें उठाना है वो उठाना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हिंदी में इसको कहा जाएगा मानव आकार की। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव आकार की। अब बहुत स्पीड में इसको सिलेबस को समझ लो, क्योंकि चैप्टर भी कराना है मुझे, फिर आप कहोगे पढ़ाया नहीं सर ने, बातें ही बना दी। और ये बातें इसलिए बनानी पड़ती हैं शुरू में कि समझाना पड़ता है आप लोगों को, जिससे आप बार बार परेशान ना हो। यूपीएससी का बैच आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा भाई, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे पहला चैप्टर जो होगा इसमें वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, हिंदी में इसको कहा जाएगा पाचन तंत्र। बहुत ध्यान से सुनना है, एग्जाम में क्या क्या पूछा गया आज तक। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनते हैं एंजाइम के ऊपर। आपसे जैसे एंजाइम का नाम दे दिया, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। कहां से निकलता है सर? स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। फिर आपसे ऑर्गन का वर्क पूछ लेगा। ऑर्गन वर्क इन द सेंस, ऑर्गन वर्क का मतलब समझ रहे हो? कोई भी अंग का कार्य। अंग का कार्य इन द सेंस आपसे पूछेगा वाइल्ड जूस को कौन प्रोड्यूस करता है? आप आंसर क्या बताते हो? वाइल्ड जूस को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है सर? लीवर होता है। तो लीवर क्या है? एक ऑर्गन है, उसका वर्क हो गया ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क। बस दो ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो एंजाइम पे और एक आते हैं ऑर्गन पे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, टोटल हम फिगर का इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इस बात को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फिर अगला चैप्टर जो होगा वो होगा न्यूट्रिशन। काफी इंटरेस्टेड होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। पोषण, पोषण में आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें पढ़ोगे आप कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है। तो जैसे लास्ट के बैचों में मैंने पढ़ाया है, प्रोटीन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन के टाइप भी कराएंगे इस बार, प्रोटीन के टाइप क्या है। अगला क्वेश्चन होगा आपका प्रोटीन के टाइप के बाद फिर नेक्स्ट पढ़ोगे आप कहां कहां किस किस में कितना प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं, और डिजीज जो हो जाते हैं वो डिजीज फिर कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। क्वाशियोरकर मरासमस रोग जो हो जाते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम उसको कि आखिरकार ये है क्या, एक एक लाइन में नहीं लिखाऊंगा मैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा सर आप ज्योग्राफी के टीचर हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट और आपका टाइम खराब करना चाहूंगा यार। ये बड़ा भारी विडंबना है कि ज्योग्राफी वाले टीचर ने बायो कैसे पढ़ा दी। 2 मिनट पहले मैंने आपको थियोफ्रेस्टस का नाम बताया था, और वो कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, पढ़ना उनके बारे में। थियोफ्रेस्टस जो थे वो अपने आप में क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो अपने आप में कौन थे? क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ये बात आपने पहली बार सुनी होगी। जलवायु वैज्ञानिक थे, और जलवायु की खोज करने के लिए आइलैंड का नाम भूल रहा हूं, उस आइलैंड पे पहुंचे थे वो। पेड़ पौधे ज्यादा पसंद आ गए और पूरे के पूरे पेड़ पौधों पे रिसर्च कर डाली, जबकि बैकग्राउंड क्या था उनका? क्लाइमेटोलॉजी था। सर बात ये मेंशन नहीं करती कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आपका एग्जाम निकलवा के जाऊंगा, इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूं। अब इसमें इससे होने वाले डिजीज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, और आगे क्या क्या पढ़ेंगे उसमें? हम पढ़ेंगे विटामिन, और पढ़ेंगे हम इसमें मिनरल्स, और पढ़ेंगे हम इसमें वाटर। इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक तो इनका पूछा जाता है सोर्स,
और सोर्स के बाद फिर इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले क्या पूछे जाते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज पूछे जाते हैं, रोग पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत क्या है, ये आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। फिर अगला पॉइंट होगा आपका कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में। सेम ऐसे ही विटामिन, कौन सी विटामिन का केमिकल नेम क्या है, उसका सोर्स क्या है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, डिटेल में आप लोग पढ़ोगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया चैप्टर शुरू होगा आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द सेंस आप हिंदी में बोलोगे इसमें सर, इसको कहा जाएगा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड है क्या, सारे लोगों को पता होगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ये सिलेबस का ही पार्ट है जो मैं समझा रहा हूं, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले सिलेबस को पूरा कवर करना। ओके सर, आप प्लांट एंड एनिमल किंगडम भी पूरी डिटेल में दोगे? मेरे भाई रवि, मैंने स्लाइड से कराने के लिए बोला हुआ है, तो इससे ज्यादा और क्या बेहतर हो सकता है, आप बता दो, मैं वैसे कराऊं। ओके, हाँ भाई, अर्जुन, ओके थैंक यू। हाँ भाई, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के कितने टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड क्या होता है, कहां रखा जाता है, कैसे बनता है, पूरी ब्रीफ स्टडी करेंगे। और जैसे ही ब्लड कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड के बाद तुरंत आ जाएंगे हम ह्यूमन हार्ट पे। पूरा एक फ्लो डायग्राम बनाने के बाद समझाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल हार्ट का डायग्राम बना दिया, हार्ट के बाद ब्लड जो है वो ब्लड जाएगा कहां, हार्ट के बाद कहां जाएगा, स्टमक में, फिर कहां जाएगा, उससे आगे कहां जाएगा, वापस कहां से आएगा, पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसको समझा देंगे ब्लड के, हार्ट के बारे में। फिर पढ़ोगे आप ब्लड ग्रुप के बारे में, और फिर पढ़ोगे आप ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ओके, मतलब कि माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है, बच्चे का क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ब्लड ग्रुप वाला, फिर हम पहुंच जाएंगे नए चैप्टर पे जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन। ओके, नया चैप्टर कौन सा होगा, रेस्पिरेशन होगा, यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे किसके बारे में, स्पेशली आप पढ़ोगे सर लंग्स के बारे में। इस चीज को हम करंट से भी अपडेट करेंगे, पॉल्यूशन से भी हम इसको अपडेट करेंगे। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया होगा कई बार, और क्लासों में भी देता हूं कि क्यों कहा जाता है कि दिल्ली में सांस लेना 10 सिगरेट के पीने के बराबर है या 20 सिगरेट पीने के बराबर है। ओके, तो ये सिगरेट का और हमारे फेफड़ों का और प्रदूषण का, पॉल्यूशन का, इन तीनों का क्या रिलेशन होता है, यहां हम इसको बताएंगे। ठीक है, इस सारे के सारी चीजों को हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर लंग्स में हम पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि एनर्जी कहां कितनी प्रोड्यूस होती है। मैं इस बार डिटेल में बताऊंगा इस चीज को। आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलेंगे, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको नया चैप्टर करा दूंगा, स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में कहा जाएगा इसको कंकाल तंत्र। टोटल हड्डियां 206 होती हैं, एक एक हड्डियां गिनवा दी जाएंगी कि 206 कौन सी कहां पर है। आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे, एक तो बोन्स के बारे में पढ़ोगे कि बोन्स के टाइप कितने होते हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, ठीक है ना, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है। अब हिंदी वालों दुखी मत होना, लिखूंगा सारी चीजें, क्योंकि मुझे भी तो टाइम चाहिए 2 सेकंड का। भाई हड्डियों के प्रकार, उनकी संरचना, ठीक है, मतलब कितनी लेयर होती है उनके अंदर, क्या है कॉम्पोजिशन, मतलब संगठन, हड्डियों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सारे लोगों को पता है कैल्शियम पाया जाता है। ओके, सारे लोगों को पता है क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्केलेटल, हाँ बिल्कुल स्लाइड वाला पैटर्न में लागू कर रहा हूं। अभी आगे बहुत कुछ नया होने वाला है, धीरे धीरे ही हो पाएगा, टेंशन मत लो। ज्योग्राफी में भी बहुत कुछ नया होगा अभी। स्केलेटल सिस्टम वाला जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका, इसी के साथ साथ बोन जैसे ही कंप्लीट होंगे, तुरंत आप पढ़ोगे मसल्स के बारे में, मांसपेशी के बारे में पढ़ोगे सर आप। और मांसपेशी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ट्राइसेप्स बाइसेप्स सब जानते हैं, सब लोगों ने बना रखी होगी, एज ऐसी है, बनानी भी चाहिए। तो हमें इतना और ये वाला सब पता होता है, बाद बाकी कौन सी होती हैं वो सब पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरी बॉडी की जो होती हैं, और उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। मसल्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे जॉइंट।
टोटल जॉइंट बताऊंगा मैं, कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं हमारे, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। ये कौन सा जॉइंट होता है, यहाँ कौन सा जॉइंट है, ये उंगलियों में, जोड़ों में, इन सब में कौन कौन से जॉइंट कहाँ होते हैं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाकर ये वाला चैप्टर हमारा होगा पूरा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो नया चैप्टर आएगा आपका किडनी वाला। किडनी मतलब हिंदी में कहा जाएगा इसको वृक्क, किडनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किडनी वाली पूरी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वहां से इसको देख सकते हो। ये वाली यूट्यूब पर एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है, ओके। किडनी का कंप्लीट लेक्चर है और क्वेश्चंस तो इनके साथ के साथ लगाने हैं, ठीक है। किडनी वाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आपका आंसर होगा सर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि हिंदी में कहा जाएगा इसको कंकाल तंत्र, सॉरी कंकाल क्यों कहेंगे भाई, तंत्रिका। इसमें स्पेशली आप किसके बारे में पढ़ोगे, तब आंसर होगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ोगे। नए नए टर्म्स भी कराएंगे इसमें। ब्रेन मैपिंग क्या होती है, नार्को टेस्ट क्या होता है, ओके। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं। एक अपराधी को कैसे नार्को टेस्ट कंप्लीट कराया, मतलब कंडक्ट कराया जाता है, कब कब कराने की उम्मीद होती है, वो भी इसमें पूरा का पूरा हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे ही नर्वस सिस्टम पूरा हो जाएगा फिर हम पहुंच जाएंगे किस पर, आंसर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन। प्रजनन वाला चैप्टर भी कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो लड़कों को बड़ा खुशी होती है, हेडिंग डालो ना प्रजनन तंत्र, अलग ही चेहरा खिल जाता है, और ऐसा प्रजनन तंत्र पढ़ा रहे हैं आज। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा बचना है, टेंडेंसी हमारी इंडिया की ऐसी है। एज अ नॉलेज हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे इसको प्रजनन तंत्र वाले को। और इसमें कुछ नए टर्म्स जो जुड़े हैं अभी, जैसे सरोगेसी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक्स क्या है, इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। क्लोनिंग क्या है, वो भी इसी में आ जाएगा। क्लोनिंग भी इसी के साथ साथ करा देंगे, ठीक। पूरा डिटेल में समझाएंगे एक एक चीज को, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथि के बारे में। पूरा डिटेल में मैं ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ा दूंगा कि कौन सी ग्रंथि कहां होती है, विद स्ट्रक्चर, कहां से वो ग्लैंड जो है वो किस चीज का सिक्रेशन कर रही है, ओके। किस चीज का सिक्रेशन कर रही है, इस चीज को हम लोग यहां सीखेंगे। इससे दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ग्लैंड की लोकेशन पूछी जाती है, जैसे मुझे एग्जाम का याद नहीं आ रहा है, रिसेंटली शायद सीजीएल वाले एग्जाम में पूछा गया था कि थाइमस ग्लैंड कहां होती है, तो थाइमस ग्लैंड यहां होती है, हमारी जो चेस्ट बोन होती है ना, चेस्ट बोन के पीछे की साइड होती है थाइमस ग्लैंड। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस क्लास को मैं आपसे स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि आप अदरवाइज मत लेना, क्योंकि यहां से आपका 20% सिलेबस पूरा हो रहा है। इस बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि हमें यह पता चल रहा है कि आगे हमें पढ़ना क्या है, और सिलेक्शन वही लेके जाता है जिसको ये पता होता है मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मेरे जो टॉपिक पढ़ रहा हूं इसमें से क्या आएगा। टीचर और स्टूडेंट में फर्क क्या होता है, बस टीचर को यही तो पता होता है कि कहां से क्या आना है। आप भी समझदार हो ना इस चीज में। तो ग्लैंड पे एक तो लोकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं कि ग्लैंड की लोकेशन कहां पर है, और फिर क्वेश्चंस क्या आते हैं ग्लैंड पर, फिर क्वेश्चंस आते हैं सर कौन सा हार्मोन कहां से सीक्रेट हो रहा है, और उस हार्मोन का वर्क क्या है, उस हार्मोन का वर्क क्या है, ओके। उसके बाद फिर ग्लैंड के बाद अगला चैप्टर हमारा यहां तक आने के बाद फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज एक साथ। मानव से संबंधित रोग, जितने भी नए नए रोग जो आए हैं ना, चमकी फीवर क्या है वो भी कराऊंगा मैं। बिहार में काफी ज्यादा ट्रेजेडी रही थी चमकी फीवर के कारण, वहां के लोगों को, लोकल कम्युनिटी जो थी, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सेम ऐसे ही आपने अगर नाम सुनाओ तो मंकी पॉक्स, इतना खतरनाक है कि फेस पर उंगली रखने की जगह नहीं बचती, इतना पूरा बॉडी ऐसा हो जाता है जैसे बुरी तरह से जला दिया क्या। तो ये सब क्या क्या डिजीज होते हैं इनको ये भी दिखा देंगे, कोशिश करेंगे इनको विजुअलाइज करा दें कि किस टाइप के डिजीज होते हैं, ठीक है। विजुअलाइज नहीं कराएंगे यार, इनको देख देख के तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा, पता नहीं क्या भयंकर सा चेहरा दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। एक भाई कमेंट कर रहा है सेल के बारे में क्या क्या कराओगे, मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सेल के बारे में आप कराएंगे सबसे पहले इसका, सेल के ऊपर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कैसे खोज हुई सेल की, किस किस ने खोज की, सेल थ्योरी क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ोगे कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब समझ आता है घटक, घटक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक एक बोर्ड पे फिगर बना के समझाऊंगा डिटेल में, ओके। एक एक डिटेल में समझाऊंगा फिगर बना के पूरा सेल के कंपोनेंट। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है और कैसे सेल डिवीजन करने से ये क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होते क्या होता है, सेल पूरा ब्रीफ स्टडी कर जाएंगे।
जैसे ही सेल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पहुंच जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे एनिमल्स के बारे में, ओके, एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे आप इसमें पूरी तरह से कंप्लीट, और वो एनिमल स्लाइड से कंप्लीट करने हैं। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे हम तुरंत पहुंच जाएंगे किस पर, हम पहुंच जाएंगे प्लांट पर। प्लांट भी स्लाइड से कर लेंगे, वैसे प्लांट में जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं खुद देख लूंगा उसको। प्लांट जैसे ही कवर हो जाएंगे फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, बाय बाय। हाँ और टॉपिक वाइज जो मेरा क्वेश्चंस करवाने का प्लान है वो कम से कम 600 प्लस क्वेश्चंस करवाने का प्लान है। और पहले बता के चल रहा हूं, जिस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस न लगवाऊं आप तुरंत कहना सर पहले क्वेश्चंस लगवाओ जब भी पढ़ेंगे, तो मैं अपने आप क्वेश्चंस लगवाऊंगा, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है संदीप, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है वे ग्लैंड जो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, थायराइड ग्लैंड वो सब इसी में आ जाएंगे, ओके, वो इसी में आ जाएंगे, क्लियर है ना। वो सारी की सारी ग्लैंड इसमें आ जाएंगे। इतना सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास 2 दिन का टाइम होगा कि आप टॉपिक को ढूंढ कर लाएं। जब तक पूरा बैच ये नहीं कहेगा कि सर कंप्लीट करा दिया आपने अब आगे नहीं पढ़ना, तब तक बैच एंड नहीं होगा। टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम 55 आवर्स लेके चला हूं मैं, 2-4 ऊपर नीचे आवर्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगवाने के आपसे प्रॉमिस पहले ही कर रहा हूं, और जितने मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं वो पूरे करता हूं मैं, इस बात को आपको पता चल जाएगा, ओके। टीथ के बारे में डिटेल में बताना, टीथ छोड़ो मैं जीभ के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि टेस्ट बड्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे में स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है, और कैसे हमारी जीभ कार्य करती है। दांत तो छोड़ो आप, जो सिलेबस आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और प्लीज आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इन चीजों को डेली के डेली रिपीट नहीं करूंगा। पहले दिन ही मैंने अब ये पूरा पैटर्न बना दिया है कि पहले दिन जो है वो जो भी डिस्कस करना है पहले दिन डिस्कस करो, डेली डेली नहीं, जिससे टाइम खराब हो। लक्ष्य आपके सामने है, बस कमान संभालनी है आपको और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मेरी जिम्मेदारी है टॉपिक को अच्छे से समझाना और आपकी है जिम्मेदारी है डेली की डेली याद करना, ओके। सेंसरी ऑर्गन भी करा देंगे, ईयर, आई, नोज करा दूंगा मैं सारी की सारी चीजें, ओके। चलो चैप्टर होगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। साथ के साथ नोट्स बनाने, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से और लिखना। ऊपर लिख लो जय माता दी या 786 जो भी लिखते हो आप, सत श्री अकाल। हाँ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। अब कोई कमेंट नहीं, एकदम सन्नाटा होना चाहिए क्लास में, जब भी मजा आएगा पढ़ने में। और लास्ट में फिर डाउट पूछना, जो भी डाउट है पूछना। ज्यादा डाउट इकट्ठे होंगे एक क्लास डाउट की लगा देंगे, खूब डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली बात एक वर्ड जोड़ा हुआ है डाइजेस्ट। एक तो सिस्टम वर्ड है और एक वर्ड है डाइजेस्टिव। पहले सिस्टम को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो सेल थ्योरी इस बात को कहती है कि सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, एक घर है, घर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होगी, एक ब्रिक्स या एक ईंट होगी, ओके। मतलब उन ईंटों ने मिलकर पूरा का पूरा घर बनाया हुआ है। सेल ने मिलकर पूरी की पूरी बॉडी बनाई हुई है। तो सेल थ्योरी में कहा गया था, स्वान और स्लाइडिन ने कहा था कि सेल मिलकर फॉर्मेशन करती है टिश्यू का, और टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं किसका, ऑर्गन का, और ऑर्गन मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, सिस्टम का। हिंदी में समझ लो इस चीज को। स्वान और स्लाइडिन ने बताया था कि कोशिका जो है वो आधारभूत इकाई है, और कोशिका मिलकर निर्माण करती है किसका, ऊतक का, और ऊतक मिलकर निर्माण करते हैं किसका, अंग का, और अंग मिलकर निर्माण करते हैं किसका, तंत्र का। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी चैप्टर में अगर मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम किससे बना हुआ है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर। तो इसका मतलब उस सिस्टम के अंतर्गत एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे। मैंने कहा यहां डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में एक से ज्यादा ऑर्गन वर्क करते हैं, हमें इतना पता चला। सिस्टम क्या है यहां से मैं समझ आ गया। अब बात आती है डाइजेस्टिव या डाइजेशन। ये वर्ड किससे बना हुआ है, डाइजेशन से बना हुआ है।
ये वर्ड किससे बना हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा सर? ये वर्ड बना हुआ है डाइजेशन से। डाइजेशन इन द सेंस हिंदी में कहा जाएगा इसको क्या? पाचन। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? पाचन कहा जाएगा। आपको समझना है डाइजेशन होता क्या है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कि पहली बार अगर बायो पढ़ रहा है ना तो उसकी भी समझ आएगा, ठीक है। और प्लीज आप लोग बीच में कमेंट नहीं करोगे, लास्ट में खूब डाउट पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम फूड लेते हैं, फूड है, ये फूड जो है वो किस टाइप का होता है सर? बहुत ध्यान से समझना, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको, इस फूड की होती है जटिल संरचना। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हुआ कि फैट, प्रोटीन, फैट है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ क्या है इसमें? मिक्स्ड है, और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब हमारी बॉडी जो है इस फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है क्या? इस फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब यानी कि इस फूड का अवशोषण किया जा सकता है? तो आंसर होगा नॉट। हमारा शरीर जो है इसका अवशोषण नहीं कर पाता है। अब एक बात बताओ, जब हमारी बॉडी इसको अवशोषित नहीं कर पाएगी तो फिर क्या हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर समस्या क्या आएगी सर? हमारी बॉडी कोलैप्स करना शुरू कर देगी और एनर्जी में चाहिए। तो फिर क्या किया जाता है? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया जाता है। इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है सर? इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सिंपल स्ट्रक्चर में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है सर? सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है इसको। आगे बात समझ में? मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इसको कर दिया हमने सिंपल स्ट्रक्चर में, यानी कि सरल संरचना में परिवर्तित कर दिया। सरल संरचना में परिवर्तित करने का इन द सेंस, फैट को क्या कर दिया? अलग, प्रोटीन को क्या कर लिया इसमें से? अलग, और कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लिया? अलग। दोनों में अंतर समझना, यहां सब कुछ क्या था? मिक्स। अब ये सब क्या हो गए? अलग हो गए। ऐसा कब पॉसिबल हुआ? ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड जो था ये सिंपल स्ट्रक्चर में कैसे बदला? ये कैसे बदला? जब इसका क्या किया गया? ब्रेक डाउन किया गया। और ब्रेक डाउन किस में किया गया? ब्रेक डाउन किया गया सर स्मॉल पार्टिकल्स में। ये किस में ब्रेक डाउन किया गया सर? स्मॉल पार्टिकल्स में। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक जटिल संरचना जो थी वो हमने किस में बदल दी? सरल संरचना में बदल दी। किस चीज की? आंसर होगा फूड की। ये भी तो लिखना जरूरी है। फूड का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो था उस फूड को हमने सिंपल स्ट्रक्चर फूड में बदल दिया। अब इसका फायदा क्या होगा? फैट अलग है, प्रोटीन अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है। इसको फिर हमारी बॉडी क्या करेगी सर? इसको फिर से ब्रेक डाउन करेगी, और फिर से ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से क्या किया जाएगा? इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, और फिर से ब्रेक डाउन करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब हमारी बॉडी इसको अवशोषित कर लेगी, शरीर हमारा अवशोषित कर लेगा, तो अवशोषित करने के बाद फिर हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, और हमारा शरीर प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा। बस यही डाइजेशन है। दोबारा सुनो डेफिनेशन को। मतलब क्या होगा इसका? मतलब ये हुआ, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? प्रॉपर डेफिनेशन होगी सर, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये होगी कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल स्ट्रक्चर फूड में, जिससे कि हमारी बॉडी उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के बाद ऊर्जा गेन कर पाए, एनर्जी गेन कर पाए। आगे बात समझ में? हमारी बॉडी प्रॉपर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी गेन कर पाए, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डाइजेशन या पाचन कहा जाएगा। ओके, इसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को डाइजेशन या पाचन कहा जाएगा। अब एक चीज समझना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू सब्सटेंस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक पार्टिकल्स दो में टूटता है। आप बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे समझ लो, ब्रेकडाउन जो होता है उसको तो कहा जाता है कैटाबॉलिज्म, और जो फॉर्मेशन होता है दो मिलकर एक बनाते हैं उसको कहा जाता है एनाबॉलिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डाइजेशन किस प्रोसेस पे कार्य करता है, कैटाबॉलिज्म पे या मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म पे, तो आपका आंसर क्या होगा? कैटाबॉलिज्म।
किस प्रोसेस पे कार्य करता है ये? तो आंसर क्या होगा? ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस पे कार्य करता है। मुझे अब बस हाँ या ना में एक कमेंट करके इतना बताओ कि डाइजेशन की ये डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई। मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फूड जिसमें सब कुछ मिक्स था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्या किया गया? इतना बड़ा जो था इसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके क्या बना लिया? इसको सिंपल स्ट्रक्चर फूड बना लिया, जिससे कि बॉडी एब्जॉर्ब करके ऊर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है, बॉडी एब्जॉर्ब करके क्या कर सके? ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसी प्रोसेस को कहा जाएगा सर क्या? इस प्रोसेस को कहा जाएगा डाइजेशन। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है सर? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूट कर सिंपल स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को कहा जाएगा क्या? कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा। एक प्रक्रिया कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि पाचन क्रिया जो है उस पाचन क्रिया को किसके आधार पर कार्य करती है? जो पाचन क्रिया है कैटाबॉलिज्म पे करती है। ओके, केवल मैंने आपको अभी तक बताई है डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है ना? ओके, तो हमें फाइनली पता चला कि डाइजेशन क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम मैंने बताया किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। ओके, सिस्टम जो है वो ऑर्गन से मिलकर बनते हैं। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया डाइजेशन क्या होता है। अब इसको एक लाइन में कैसे डिफाइन करना है ये भी समझ लो आप। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, दोनों तरह से बता रहा हूं मैं। एक लाइन में कैसे याद रखना है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। इस चीज को भी आप समझ सकते हो। दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया। आगे बात समझ में? और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें ये भी समझो आप। जरूरत इसकी हमें इस वजह से पड़ी, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब अगर नहीं कर पाएगी तो फिर हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी उस चीज को। बात क्लियर है ना यहां तक? अब आपके 2-3 कमेंट आए कि सर प्रोटीन को कौन किस में बदलेगा, क्या होगा? मैं सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखना होगा ना। अभी समझाऊंगा, मैं फिगर भी बनाऊंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आप समझा करो इन चीजों को। टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा थोड़ी होगा आप डिसाइड करोगे फिगर बनाओ सर क्या बनाओ। ओके, बिल्कुल। ये सेब नाम से काफी बढ़िया स्टूडेंट है और मुझे लग रहा है ज्योग्राफी स्पेशल वाले बेस में भी है ये। डेफिनेशन तुरंत बना के तैयार कर देता है मैं जो भी पढ़ाता हूँ। डाइजेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्जेशन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू लगाओ यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्ड और यूज करना। ओके, अब ध्यान से समझना। इसके बाद फिर डाइजेशन को सिंपल वे में आपको कैसे लिखना है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। इसमें मैंने बताया आपका बहुत एक सिंपल लाइन में लिखते हैं हम, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। बात तो वही रहेगी ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि हिंदी में बोलोगे आप भोजन को तोड़ना। भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। बस यही है पाचन। अब बात आएगी कि इसमें काम करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनको कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन को 2 भागों में। ओके, ऑर्गन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। एक तो ऑर्गन में आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में कहा जाता है इसको आहार नाल। और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरे वाले को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि हिंदी में कहा जाता है पाचन ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है किसी न किसी चीज का सीक्रेशन होना। इन दोनों में अंतर क्या है? ओके, इन दोनों चीजों में अंतर क्या है ध्यान से समझना। इन दोनों में अंतर इतना है कि ये तो डायरेक्टली वर्क करेंगे और खुद वर्क करेंगे, ये एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे, वो एंजाइम वर्क करेंगे। ओके, ये एंजाइम का सीक्रेशन करेंगे, वो एंजाइम वर्क करेंगे यहां। ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें वक्कल कैविटी। सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है इसमें? वक्कल कैविटी, हिंदी में कहा जाता है इसको मुख गुहा। इसके बाद फिर दूसरा पार्ट कौन सा आता है इसमें? वक्कल कैविटी के बाद फिर दूसरा पार्ट आता है इसमें ईसोफेगस, हिंदी में कहा जाता है इसको ग्रास नली। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है फिर इसके बाद इसमें स्टमक, यानी कि आमाशय।
स्टमक के बाद फिर अगला पार्ट जो आता है वो होता है इसमें इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी हिंदी में कहा जाता है इसको आंत। ये 4 पार्ट होते हैं इसके। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है इनमें आता है सबसे पहले श्लेवरी ग्लैंड, यानी हिंदी में बोलोगे आप लार ग्रंथि। अब देखो मैंने बताया था इनसे कुछ ना कुछ निकलेगा। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार, श्लाइवा निकलेगा। नेक्स्ट पढ़ोगे आप पैनक्रियाज, अग्ना से क्या निकलता है? 2 चीजें निकलती हैं, हार्मोन भी, एंजाइम भी। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं सर इससे? इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और कौन सा हार्मोन निकलता है? एक तो इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और एक ग्लूकागोन हार्मोन भी निकलता है, ध्यान रखना। लीवर यानी कि यकृत, और इसी को हिंदी में कहा जाता है जिगर। ओके, तो आपके जिगर के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया गया जाएगा। ओके, चलो ये तो हो गए ऑर्गन। अब इधर आप ध्यान दो बोर्ड पे। जो इतना भाग होगा इसको क्या कहा जाएगा? इस वाले भाग को कहा जाएगा वक्कल कैविटी। ठीक है ना, इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा? वक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाएगा। जो मुंह वाला हिस्सा होता है, इतना यहां तक का भाग होगा। ओके, इसके बाद फिर यहां से ये जो होगा, ठीक है, ये गले वाला भाग आ जाएगा। यहां पे ये वाला जो होगा एक पाइप होगा, 25 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप होता है। इसको आप 2 नाम से समझ सकते हो। एक तो होगा फूड पाइप, ठीक है, इसी को कहा जाता है ग्रास नली। इसी को कहा जाता है ग्रास नली या फूड पाइप। एक्चुअल में हमारे गले में 2 पाइप होते हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, सामने की तरफ ये वाला जो पाइप है इसको कहा जाएगा क्या? विंड पाइप। इसके पीछे वाला जो पाइप होता है फूड पाइप। तो नाम से ही पता चल रहा है, ओके, नाम से ही पता चल रहा है विंड पाइप, विंड अंदर जा रही है, फूड पाइप, फूड अंदर जा रहा है। अब ये वाला जो भाग होगा आगे चलकर यहां पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा। एक सेकेंड, अरे भाई बन जा। ये वाला भाग होगा इस टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा। ये इसको कहा जाएगा स्टमक, या हिंदी में भी लिख देता हूं मैं आमाशय। इसको कहा जाएगा स्टमक या आमाशय। ये आमाशय यहां तक आ गया। आमाशय के बाद अब देखो ध्यान से समझना जो मैं भाग बना रहा हूं। यहां एक इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा सर, एक एक फिगर बना के समझाऊंगा। बिल्कुल आप शुरुआत में वैसे ही परेशान हो रहे थे सर फिगर से बताना ये वो, और कोई बात नहीं, पहली क्लास में ऐसा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी इसको कहा जाएगा बड़ी आंत। और जो मैंने ये वाला भाग डार्क कर दिया ना, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। हर किसी की होती है, मेरे भी है, आपके भी है। ऑपरेशन किसका होता है? इसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ होती है ना वो 2 इंच होती है, और इससे ज्यादा जिसकी बढ़ जाती है, ठीक है, इससे ज्यादा जिसकी बढ़ जाती है उसी का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। इसको बताएंगे कैसे ऑपरेशन होता है, क्या है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहां से शुरू होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है जितना मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, ठीक है, छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत फिर इसके बाद ऐसे डिवाइड होगी है। इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। छोटी आंत जो होगी इस टाइप पे, इसमें काफी कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होती है, और एक कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर जो होती है आके ये इस टाइप से कनेक्ट हो जाती है।
3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसका? तो पहला ये वाला भाग जो होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सर, इस वाले भाग को कहा जाता है ड्यूडेनम, यानी कि हिंदी में कहोगे आप इसको ग्रहणी, ठीक है। फिर एक जेजुनम होता है और एक दूसरा भाग होता है, तीसरा भाग होता है इसका इलियम। वो सब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, पहले फिगर पे आप समझ लो। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कौन सी इंटेस्टाइन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में कहा जाएगा इसको छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत कहा जाएगा इसको, ठीक है। अब ध्यान से समझना आगे। उसके बाद फिर यहां पे एक दूसरा ऑर्गन होगा, इस टाइप से। यहां बीच में एक फैल्सीफेरोल नाम से लिगामेंट होता है और वो इसको 2 भागों में डिवाइड करता है, लीवर को। ये ऑर्गन कौन सा हो गया? तो आपका आंसर होगा लीवर। ये वाला कौन सा ऑर्गन हो गया? लीवर हो गया ये, ठीक है। लीवर जो होगा ये कनेक्ट होगा किसके द्वारा? यहां से, और इसी लीवर में जुड़ा हुआ होता है यहां अंदर की तरफ इस टाइप से एक संरचना जुड़ी हुई होती है इसमें। ये संरचना जो है इस टाइप से ये डक्ट होती है, और ये डक्ट किसके अंदर आ जाती हैं? तो याद रखना ये पैनक्रियाज के अंदर आ जाती हैं डक्ट जो होती हैं। ये स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर जो होगा इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पैनक्रियाज, ठीक है। और एक पैनक्रियाज वाली खुद की अपनी स्ट्रक्चर है, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जाके कहां मिल जाते हैं? ये दोनों ही स्ट्रक्चर जाके मिल जाते हैं किसके अंदर? ये ग्रहणी में जाके मिल जाते हैं। अब ये ग्रहणी जो है, ड्यूडेनम जो है, एक जंक्शन का कार्य कर रही है। किस किस को जोड़ रही है भाई? खुद अपने आप में स्मॉल इंटेस्टाइन तो है ही है, पैनक्रियाज को भी जोड़ा इसने, स्टमक को भी जोड़ा, लीवर को भी जोड़ा, ठीक है। इन सभी को जोड़ने का कार्य कर रही है। तो अब इसमें ग्लैंड कौन कौन से हैं ये भी समझ लो आप। पहला सिलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लीवर। सिलेवरी ग्लैंड जो होते हैं यहां होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, वो सब मैं आपको लिखाऊंगा, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो पहला ग्लैंड तो ये हो जाएगा सिलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ये हो गया, और तीसरा क्या हो गया? लीवर। ये टोटल आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए जिनके बारे में हमें समझना है, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में कि यहां जो पित्ताशय है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट द्वारा इससे जुड़ता है, और इस पूरे के पूरे डक्ट को कहा जाता है हेपेटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटिक डक्ट के बाद में फिर ये आगे बढ़कर कॉमन वाइल डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कॉमन वाइल डक्ट जो है वो आगे जाके कहां पहुंच जाती है? पैनक्रियाज के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। और यहां से क्या होगा? पैनक्रियाज डक्ट आएगी, दोनों डक्ट मिलकर ग्रहणी में पहुंच जाती है। इधर से क्या आएगा? तब आंसर होगा वाइल जूस। इधर से क्या आएगा? तब आंसर होगा पैनक्रियाटिक जूस। दोनों कहां आएंगे? ग्रहणी में। कहां चले जाएंगे? छोटी आंत में। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है ना। फिगर से भी मैंने पूरा आपको बता दिया है। सर लेंथ बता दें? बिल्कुल, हर एक ऑर्गन के बारे में बताता चलूंगा, बेकार में परेशान हो रहे हो। मैंने जब आपसे एक बात बोल दी कि पूरा टॉपिक कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। याद रखना अपेंडिक्स का भी मैंने ये भी बताया कि कब इसका ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। अब हमें करना क्या है ये भी समझ लो आप। देखो, हाइपर मत होना कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं आप पहुंच गए यहां, मैं बता रहा हूं लार ग्रंथि, आप कह रहे हो सर लीवर क्या है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं यहां बता रहा हूं आप पहुंच रहे हो यहां, मैं फिर आपसे कह रहा हूं यहां, फिर आप पहुंच रहे हो यहां। ये तो एक दूसरे की तरफ भागने वाली बात हो गई। बहुत पेशेंस के साथ बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठ जाओ आराम से, ठीक है। चाय पियो, मस्त कॉपी पे लिखते चलो। मैं यहां से शुरुआत करूंगा, एक एक ऑर्गन को आपको अलग अलग, मैं अब आपसे बोलूंगा हेडिंग डालो स्टमक, हेडिंग डालो लीवर, हेडिंग डालो पैनक्रियाज, एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ओके। एक एक करके इसको पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इस फिगर को दोबारा बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। इतना काम करने के बाद फिर तुरंत इसके लगभग 100 क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर जाके पूरा हो जाएगा, ओके। पैनक्रियाज क्या है सर? इस फिगर से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूं, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 मिनट का टाइम दे देते हैं। पैनक्रियाज क्या है? ये मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, तो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है पैनक्रियाज को, ओके। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं जिनसे एंजाइम निकलते हैं और डक्ट फुल होते हैं वो।
आगे बात समझ में? नली होती है उनके अंदर, नली से होकर एंजाइम जो होंगे वो जाएंगे कहां? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। और एंडोक्राइन जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, जो कुछ भी छोड़ेंगे सीधा सीधा ब्लड में छोड़ देंगे, सीधा सीधा वो किस में छोड़ देंगे? ब्लड में छोड़ देंगे। कोई डाउट है पूछ सकते हो सारे लोग, ओके? हिंदी में भी बता दीजिए, ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगा। सर लीवर ड्यूडेनम से कैसे कनेक्ट होता है? मैंने बताया तो था, लीवर कनेक्ट नहीं होता, यहां पे ये लीवर से निकलने वाली डक्ट होती है, जिस डक्ट को कहा जाता है कॉमन वाइल डक्ट। और जो कॉमन वाइल डक्ट होती है वो कॉमन वाइल डक्ट इसको कनेक्ट करने का कार्य करती है, किससे? ड्यूडेनम से, ओके? इस डक्ट का नाम, इस पाइप का नाम है कॉमन वाइल डक्ट। विष्णु, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है या लार्ज इंटेस्टाइन? देखो उल्टा सिस्टम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है, इसकी लंबाई होती है 6 से लेकर 6.9 मीटर के समथिंग अबाउट होती है। लेकिन फिर छोटा क्यों कहा जाता है? डायामीटर के बेस पर, ओके? किसके आधार पर? डायामीटर के बेस पर कहा जाता है, ठीक? सर ग्रास नली की लेंथ कितनी होती है? आप पूछ लो क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैं कहूं अब रुकना है तो रुक जाना बस वहां, क्योंकि मैं कुछ बढ़िया समझाने वाला हूंगा। ग्रास नली की ये जो वाली लंबाई होती है ना, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है, ओके? सर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? सिमरन, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी लीवर है, ओके? लार्जेस्ट भी और हैवीएस्ट भी है, ठीक है ना? इसमें आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, नहीं सॉरी ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन जो होगा वो होगा हमारा लीवर, ठीक है ना? लार्जेस्ट ऑर्गन जो होगा वो होगा लीवर होगा। और कोई डाउट? सर हैवीएस्ट क्यों है? क्योंकि इसका वजन 1.5 किलोग्राम है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका भी वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इससे ज्यादा भारी ऑर्गन हमारे शरीर में नहीं होता है। ग्रहणी क्या होता है? अच्छा नीतीश, ग्रहणी क्या होता है? ग्रहणी का मतलब ये छोटा सा एक पाइप है, इसी को ग्रहणी कहा जाता है। पाइप का नाम है ग्रहणी, इसी को कहा जाता है। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस यहां होता है। एपिग्लोटिस एक्चुअल में होता क्या है, मैं डाउट बता दूं, फिर आप ये बोलोगे डाउट बताया नहीं, पढ़ाते चले गए। हमारे गले में 2 पाइप होते हैं, एक का काम क्या होगा? एक का काम होगा खाना अंदर लेकर जाना, दूसरे का काम होगा क्या अंदर लेकर जाना? सर हवा को अंदर लेकर जाना। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने खाना खाया और वो पहुंच गया हमारे फेफड़ों के अंदर खाना, और हमने सांस ली और वो भर गई हमारे स्टमक में, ऐसा नहीं होता। क्यों? एपिग्लोटिस नाम की एक संरचना होती है जो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो हमारे फूड पाइप को बंद रखती है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप को बंद करने का कार्य करती है, ठीक है? विंड पाइप की लेंथ, अच्छा देखो, फूड पाइप की लेंथ ज्यादा होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जबकि विंड पाइप की जो लेंथ होती है वो होती है 12.5 सेंटीमीटर। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है? इस चीज को आप जो है ध्यान में रखना। ग्लैंड और ऑर्गन में अंतर, ग्लैंड और ऑर्गन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, हिंदी में भी बोलता हूं मैं इसको, ग्रंथि और अंग में क्या अंतर है? अंग कार्यों का संचालन करते हैं, किसी भी पदार्थ का श्रावण नहीं करते हैं, जबकि ग्रंथि किसी न किसी पदार्थ का श्रावण करेगी, मतलब कि या तो एंजाइम निकालेगी या हार्मोन निकालेगी। ये इनमें अंतर हो जाएगा। सर मेरी आईडी, ईमेल आईडी करेक्ट बता रहा है, आपकी ईमेल, अब मैं कमेंट कर रहे हो तो ईमेल आईडी कहां से गलत बता दी आपकी? हाँ जी, और कोई डाउट? चलो मैं आगे पढ़ता हूं। अब यही हमें पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है, ओके? और आपको हेडिंग डालना है वक्कल कैविटी। वक्कल कैविटी के बारे में बताता हूं मैं। सारी चीजें डिटेल में कराएंगे, कोई भी पॉइंट आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके? ग्रहणी सीधा किससे जुड़ा होता है? देखो आप, ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, ये आमाशय से जुड़ा हुआ है, ओके? ग्रहणी जो है सीधा आमाशय से जुड़ा हुआ है। हम सांस तो नोज से लेते हैं, बिल्कुल रवि, आप सांस नोज से लेते हो, नोज से सांस लेने के बाद कहां जाती है? वो यहीं आ जाती है, इस वाले बीच वाले भाग में आ जाती है, ओके? बीच वाले भाग में आ जाती है जब आप नोज से सांस लेते हो तब भी, और जब मुंह से सांस लेते हो तब भी वो जाती है यहां जीभ के भीतर अंदर की तरफ जो भाग होता है ना, वहीं जाती है वो, ओके? इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ठीक है? ये मैं न्यूट्रिशन के साथ कराता हूं अभिषेक भाई, वहां पे मैं आपको इसको कंप्लीट बताऊंगा।
अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बीच में कोई कमेंट नहीं, ठीक है। अब बाद बाकी लास्ट के 10 मिनट में। सबसे पहला हमें ऑर्गन जो पढ़ना है वो ऑर्गन कवर करना है हमें वक्कल कैविटी। कौन सा ऑर्गन कवर करना है हमें? तो आंसर क्या होगा? वक्कल कैविटी, ठीक है। वक्कल कैविटी, एक सेकंड यार, हिंदी में कहेंगे हम इसको मुख गुहा। बहुत ध्यान से समझना, यहां से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। अगर आप यहां इग्नोर करोगे, कमेंट करने पे फोकस करोगे तो चीजें याद होने में आपको होगी दिक्कत। ओके, ध्यान से सुनो। वक्कल कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कौन सा भाग आ रहा है? ये वाला भाग आ रहा है। यहां क्या क्या किया जाएगा सर? भाई आप ऐसे सोच कर देखो, इतना जो भाग है यहां से ऊपर ऊपर का ये पूरा भाग जो है, इसमें हम क्या करते हैं? खाना खाया हमने, चबाया उसको, काटा उसको, पीसा उसको, ठीक है। पहले काटना, चबाना, पीसना, 3 चीजें कर दी हमने, ग्राइंड फूड बना दिया। यहीं पे हमारी लार ग्रंथियां होंगी, उनसे लार निकलेगा, यहीं जीभ होगी हमारी, उस भोजन को बना दिया जाएगा चिकना। तो फाइनली इसका कार्य क्या होता है? तब आंसर होगा फूड को क्या करना? ग्राइंड करना। मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसका कार्य होगा ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ध्यान से समझना, मतलब कि हिंदी में बोलोगे आप, क्या करना सर? भोजन को पीसना, ठीक। ग्राइंडिंग ऑफ फूड यानी कि भोजन को पीसना, और पीसने के बाद फिर उसको क्या करना? उसको लुब्रिकेंट बनाना, उसको लुब्रिकेंट बनाना यानी कि उसको चिकना बनाना। इतना कार्य होता है किसमें? वक्कल कैविटी में, ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, इतना कार्य कहां होता है? वक्कल कैविटी में होता है। फिर अगला पॉइंट होगा कि डाइजेशन, पाचन कहां से शुरू होता है? मुंह से होता है, गले से, पेट से। आमाशय को पेट कहा जाता है, जो पूरा का पूरा सिलेंडर शेप समझते हो ना आप कि ये मेरा पेट है, वो पेट नहीं होता, वो एब्डोमेन बोला जाता है, उदर कहा जाता है उसको। हम जिसे पेट समझते हैं ना, वो स्टमक होता है। तो यहां होता है पाचन सबसे पहले, यहां होता है, यहां होता है, कहां होता है? यहां होता है। तो याद रखना, डाइजेशन स्टार्ट जो होता है ना, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहां से क्या होता है सर? आप ध्यान रखना, पाचन क्रिया शुरू होती है। हमें ऐसा लगता है पेट में जाके पाचन होगा, लेकिन नहीं, मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह से पाचन क्रिया जो शुरू होती है, तो किस चीज का पाचन होता है सबसे पहले? तो आपका आंसर होगा सर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? स्टार्च का। एक्चुअल में स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है किस में? माल्टोज में, ठीक है ना। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टार्च क्या है सर? तो आपका आंसर होगा ये डाइसैकेराइड होता है। ये क्या है? डाइसैकेराइड है। और क्या? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसको किस में बदल दिया जाता है? अब ये जो है पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, तो इसको किस में बदल दिया जाता है? डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो आप। स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है? माल्टोज में। और स्टार्च और माल्टोज दोनों क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारे शरीर में किस चीज का पाचन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का। और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो पूरा नहीं होता है, पार्शियल होता है, केवल और केवल 30% होता है, कंप्लीट नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है। जबकि पूरी तरह से पाचन कहां होता है? तो आंसर होगा छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है। 3 क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन, पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से, मुंह से शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में सबसे पहले पाचन किसका होता है? आंसर क्या होगा? हमारी बॉडी में सबसे पहले पाचन जो होता है वो होता है सर कार्बोहाइड्रेट का। फिर अगर ऐसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट में भी किसका पाचन होता है सबसे पहले, तो आंसर होगा स्टार्च का। अगर ये पूछ ले स्टार्च को किस में बदल दिया जाता है? माल्टोज में। फिर माल्टोज को फिर से कंप्लीट डाइजेशन में किस में बदला जाएगा? तो इसके 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में स्टार्च बदलेगा किस में? माल्टोज में। फिर माल्टोज किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। माल्टोज किस में बदलेगा? ग्लूकोज में बदलेगा। ओके, माल्टोज किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। स्टार्च क्या होता है सर मेरे भाई? पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च जो होता है, मतलब ग्लूकोज की
एक से ज्यादा ग्लूकोज की लगभग 10 से भी ज्यादा यूनिट के मिलने से स्टार्च का निर्माण होता है। और ये किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा ये स्टार्च पाया जाता है चावल में होता है, आलू में होता है, मक्का में होता है, बाजरा में होता है, ये होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के, मतलब ये रेशियो होता है इनका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिलने से बने हुए सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनो, डाई, पॉली। क्लियर है ना? जो डाउट पूछ रहे हो, चाहे छोटा या बड़ा है, बता रहा हूं। वैसे कार्बोहाइड्रेट मुझे नहीं लगता कि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है कुछ माइंड में चल रहा हो, कोई बात नहीं। तो वक्कल कैविटी से सर डाइजेशन शुरू हो जाता है, 30% पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे बढ़ेंगे कि वक्कल कैविटी में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका टंग, कैसे भी लिख लो, टीथ। तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? लिप्स। टंग, टीथ, लिप्स। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है वक्कल कैविटी को, यानी कि जीभ, और ये हो जाएगा दांत, और ये हो जाएगा होंठ। 3 भाग होते हैं, जीभ, दांत और होंठ। क्लियर है ना? जीभ, दांत और होंठ। ग्लाइकोजन क्या है सर? ग्लाइकोजन की अगर हम बात करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, आप इसको ऐसे समझो, ग्लूकोज है, मैंने खाना खाया, मैंने फल खाए खूब ठीक ठाक से अमाउंट में, डेली फल ले रहा हूं मैं, ग्लूकोज हुआ मेरी बॉडी में। वो ग्लूकोज इकट्ठा कहां होगा? लीवर में। क्या लीवर उसको इकट्ठा कर लेगा? नहीं होगा। ग्लूकोज डायरेक्ट हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। तो फिर इंसुलिन हार्मोन क्या करता है गौतम? इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लाइकोजन में। और वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे लीवर में जाके इमरजेंसी के लिए स्टोर हो जाता है। ऐसा किसने किया? ऐसा किया सर इंसुलिन हार्मोन ने। अब मानकर चलो मैंने फल खाना बंद कर दिया, तो ग्लूकोज की कमी होगी मेरी बॉडी में, मुझे फिर जरूरत पड़ेगी। तो फिर ग्लूकोज का एक छोटा भाई होता है जो कि उसी ग्लैंड से निकलता है जिससे इंसुलिन का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम क्या होता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों कहां से निकलते हैं? पैनक्रियास से। ग्लूकागोन क्या करता है? वापस तोड़ देता है उसको, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में, और फिर से उसका हम यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोजन किससे बनता है? तब आंसर होगा ग्लूकोज प्लस इंसुलिन हार्मोन। क्लियर है? हाँ भाई, 3 भाग होते हैं इसके, टंग, टीथ, लिप्स। अब देखो टाइम है कम हमारे पास आज की क्लास में, तो हम पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। टीथ को बड़ा है, ये कम से कम आपका 2 घंटे में कंप्लीट होगा। टीथ जो है मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, तो इसको हम कल की क्लास में उठा लेंगे। ठीक है, तो पहले आप दांत, होंठ और जीभ समझ लो। होंठ की अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी का एकमात्र अंग है, ये याद रखना आप, एकमात्र अंग है जो क्या नहीं होता? एकमात्र अंग है जो ऑयली नहीं होता, जो कि तेलीय नहीं होता है। एकमात्र अंग है जो कि तेलीय नहीं होता। कैसा नहीं होता? ऑयली नहीं होता है। लिप्स जो होते हैं। और क्या करता है? जो भी हमारी वक्कल कैविटी के अंदर फ्लूइड टाइप में जो फूड होता है, फ्लूइड कह लो या लिक्विड कह लो, ज्यादा सही रहेगा, जो भी लिक्विड होता है, लिक्विड फूड होता है, उसको क्या नहीं होने देते? बाहर नहीं आने देते। नहीं पता चला? बाहर नहीं आने देते। पता चला कि 1.5 लीटर लार निकलती है, ओके, और लार जो पूरी बाहर ही जा रही है, तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है? लिप्स ही करते हैं। टंग का कार्य क्या है वो अभी बताऊंगा मैं। टंग का कार्य क्या है और दांत का कार्य क्या है, यही हमें समझना है। आप जल्दी से हेडिंग डालो टंग, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, ये हो जाएगा। और पूरी 1 क्लास रख रहा हूं मैं टीथ के लिए, फिर भी कम लगे तो बता देना और डिटेल में पढ़ा देंगे। बस आपकी समझ आना चाहिए और क्वेश्चन टिक हो जाए। आपको जो भी मार्केट में बढ़िया बुक लगे उसके क्वेश्चंस लगाओ, कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। ओके, हाँ भाई। अब देखो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे किसकी? टंग की। हिंदी में कहा जाएगा जीभ, और ध्यान से सुनना,
पहली बात तो ये है क्या, तो आंसर होगा ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये किसके से बना होता है, तब आंसर होगा ये मांसपेशी से बना होता है। मांसपेशी से बना अंग है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, तो अगर हम इस टंग के फंक्शन की बात करेंगे तो पहला फंक्शन क्या होगा इसका, टंग का जो पहला फंक्शन होगा वो होगा सर एक तो हमें क्या फील कराना, फील टेस्ट, स्वाद का अनुभव कराना। और दूसरा बड़ा कार्य क्या होगा इसका, ये मिक्सर का कार्य करती है। मिक्सर किस किस का, तब आंसर होगा फूड प्लस सलाइवा। यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो भोजन में क्या करना सर, भोजन में लार मिलाना। भोजन में क्या करना, लार मिलाना। ये दो कार्य होते हैं हमारी जीभ के मुख्य रूप से। तीसरा भी लिख सकते हो आप, बोलने में सहायक, ठीक है ना, बोलने में भी सहायक होती है हमारी जीभ। और शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जीभ चलती हुई है, जो लड़ाई कराने में भी सहायक है। वो हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि शास्त्रों के अनुसार है, विज्ञान के अनुसार नहीं है। अब मैंने पहला पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि फील टेस्ट, स्वाद का अनुभव कराना। तो कितने प्रकार के टेस्ट का हमें पता चलता है, टेस्ट के टाइप। तो देखो ध्यान से, टेस्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये हमारी जीभ है, ये जीभ है हमारी, ठीक है। इस जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग होगा, ये वाला, इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, एक ये वाला भाग हो जाएगा, एक यहां ये वाला भाग हो जाएगा, और एक ये पीछे वाला भाग होगा। इनसे हमें स्वाद का अनुभव होगा। जो ये वाला भाग होता है, इससे हमें कैसा पता चलता है, तब आंसर होगा आपका स्वीट, यानी कि मीठा। तो पहला टाइप हो गया ये। साइड वाले भाग से हमें कैसा पता चलता है, तो आंसर क्या होगा सर, इससे हमें पता चलता है श्योर, यानी कि खट्टा। दूसरा टाइप हो गया। लास्ट वाले से कैसा पता चलता है हमें, तो आंसर होगा बिटर, यानी कि हिंदी में बोलोगे आप कड़वा। और जो ये बीच वाला भाग है, इससे कैसा पता चलता है हमें, तब आपका आंसर होगा साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होगा, सब मिक्स हो गया सर, नमकीन। तो आपने देखा टोटल कितने टाइप हुए इसके। जीभ के स्वाद जो होते कितने प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रकार के स्वाद होते हैं सर। ओके, जीभ के स्वाद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सर, ये जीभ के स्वाद जो होते हैं, दीपेश भाई इतने बड़े बड़े कमेंट नहीं करते। ओके, ये जीभ के स्वाद जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब समझना इस चीज को, देखो कभी आपने देखा होगा कि जब हम दवा खाते तो ऐसा, दवा कैसी होती है, ऑलमोस्ट कड़वी होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कड़वी दवा को आप बिल्कुल यहां गले में ले जाके उतार लोगे, फिर थूथू करते फिर रहे, बोले अरे यार क्या खा लिए, ये तो बहुत कड़वा था, ठीक है। जैसे ही आप आगे वाला भाग टच करोगे, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये स्वाद जो है किस प्रकार का है। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको साफ एक बात बता दूं, अभी मैं किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ने वाला जब तक मैं लास्ट में इस टॉपिक को पूरा नहीं कर देता। आप वेल एजुकेटेड हो, काफी समझदार हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक एक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई दे पाऊं तुरंत, और फिर मैं यहां पढ़ा भी दूं, ठीक है ना, यहां पढ़ा भी दूं और एक एक कमेंट का रिप्लाई भी दे रहा हूं मैं। इससे आपका भी डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मुझे बोलकर चीजें समझानी पड़ेगी, ठीक है, बोलकर मुझे चीजें समझानी पड़ेंगी, तो डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज। जीभ के स्वाद कितने प्रकार के होते हैं, तब आंसर क्या होगा, 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि मैंने कोई भी चीज टेस्ट की और मैंने जीभ के आगे वाले भाग से टेस्ट की, पूरी भाग पर मुझे पता चल जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, तो जो हमें एक्चुअल में टेस्ट फील होता है, वो टेस्ट किसके कारण फील होता है, तो ध्यान से समझना, जो हमें टेस्ट फील होता है उसका कारण होता है टेस्ट वर्ड्स, ठीक है ना। क्या होता है इसका कारण,
भाई स्वाद का जो हमें अनुभव हो रहा है, उस स्वाद के अनुभव के पीछे कारण क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्वाद के अनुभव के पीछे कारण है सर स्वाद कलिकाएं। टेस्ट वर्ड्स कितनी होती है नॉर्मली? लगभग 8 से 10,000 के समथिंग अबाउट होती है टेस्ट वर्ड्स। अब ये वर्क कैसे करती हैं, इस बात को ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा इधर। आप ऐसे समझ लो कि ये हमारी जीभ का सबसे अपर सरफेस है, ये, ठीक है ना? एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहां बस, और इस अपर सरफेस जो होगा इसी के अंदर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। ये जीभ को जूम कर दिया हमने, हमने जीभ बाहर निकाली और हमने जूम करा दिया, इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो। ये भाग कुछ इस टाइप से होगा, ठीक। और जो आप ये रेड कलर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी को आप नाम दे सकते हो। ये सब क्या है? ये सब एक जगह जाके ज्वाइंट हो जाएंगे यहां पे। यही क्या है? टेस्ट वर्ड्स हैं। ये क्या है? टेस्ट वर्ड्स हैं, स्वाद कलिकाएं हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये सब क्या है? स्वाद कलिकाएं हैं, ठीक। अब ये टेस्ट वर्ड्स किससे टच हो, मतलब कनेक्ट हो जाती हैं? तब ये कनेक्ट हो जाती हैं किससे? नर्व्स से। ये तंत्रिका से जाके जुड़ जाती हैं। और नर्व्स किससे कनेक्ट होती हैं? हमारी ब्रेन के कौन से भाग से? सेरिब्रम से। लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैं ब्रेन लिख रहा हूं, बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अब होता क्या है, यहां पे हमारी जो जीभ होती है, इस जीभ पे बहुत छोटे छोटे ये कांटे जैसी संरचना होती है। यहां मैं आइसक्रीम खा रहा हूं मानकर चलो, ओके, मैंने क्या किया? आइसक्रीम खा रहा हूं। जब मैं आइसक्रीम खा रहा हूं तो यहां पे होगा क्या सर? आइसक्रीम जब मैं खाऊंगा ना, तो ये बालनुमा संरचना जो होगी हमारी जीभ पे, छोटे छोटे बालनुमा संरचना जो है, ये कांटेनुमा संरचना होती है, और ये आइसक्रीम के ऊपर ऐसे रगड़ रही होगी। जब मैं किसी चीज को सक कर रहा हूंगा तो उसके ऊपर रगड़ेगी ये। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, इसको, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है विलाई। क्या कहा जाता है इसको? विलाई कहा जाता है, ओके। विलाई नहीं, छोटे होते हैं काफी, माइक्रो विलाई। विलाई होते हैं हमारी आंत में। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रो विलाई, ठीक है ना? बहुत छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? उस फूड के ऊपर ऐसे ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण उस फूड से सब्सटेंस जो होता है वो यहां थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, और तब जाकर ये नर्व से हमें कनेक्ट होने के बाद हमें स्वाद का अनुभव होता है। अब ध्यान से समझना, आपने एक तो आपने सूप लिया और एक आपने आइसक्रीम ली। भाई सिंपल है, सारे लोगों को पता है ये कैसा होता है? थोड़ा वार्म होता है, हॉट होता है। ये कैसा होता है? कोल्ड होता है, ठंडा होता है। अब होगा क्या, जब आपने आइसक्रीम ली तो टेम्परेचर जीभ का थोड़ा सा कम होगा, तो ये क्या करेगा? इसका सरफेस टेंशन जो होगा वो क्या करेगा? पृष्ठ तनाव जो होगा वो कम होगा। जीभ के जो विलाई, माइक्रो विलाई होंगे, सिकुड़ना शुरू कर देंगे, तो फ्रिक्शन पूरी तरह से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो टेस्ट वर्ड्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी। तो आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है वो हमें कैसा फील होता है? कम। आपने क्या लिया? सूप लिया, और जब आपने सूप पिया तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, तो सूप पीने के कारण क्या होगा? वो हमारी जो टंग होगी, पूरी टंग पर वो फैलेगा, और जब वो पूरी टंग पर फैलेगा तो इससे क्या होगा? माइक्रोविलाई प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, और उसके बाद टेस्ट वर्ड्स जो होंगे ये भी प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा? इसका हमें टेस्ट कैसा फील होगा? ज्यादा फील होगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हमें टेस्ट फील जो हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेस्ट वर्ड्स पे। उन्होंने वर्क ज्यादा किया तो हमें टेस्ट भी ज्यादा फील हुआ, उन्होंने वर्क कम किया तो हमें टेस्ट भी हमें कम फील हुआ, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन सुनो, हमें स्वाद का अनुभव कौन कराता है? जीभ। जीभ के अंदर कौन कराता है? स्वाद कलिकाएं। कितनी होती हैं? 8 से 10,000। माइक्रोविलाई कहां पाए जाते हैं? जीभ के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है।
हमें ठंडी वस्तु का स्वाद कैसा अनुभव होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबिलाई और टेस्ट वर्ड्स टेम्परेचर कम होने के कारण प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है। हमें गर्म वस्तु का स्वाद ज्यादा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, ये फैलेगा, सब्सटेंस पूरी जीभ पर फैलेगा, टेस्ट वर्ड्स ज्यादा काम करेंगे, हमें ज्यादा फील होगा। अब मैं बस एक पॉइंट लिख रहा हूं कि टेस्ट वर्ड्स जो होते हैं ये फीमेल में होते हैं ज्यादा मेल की अपेक्षा। अब बताओ स्वाद का किसे ज्यादा अनुभव होगा? कमेंट करो जल्दी से। स्वाद का किसे ज्यादा अनुभव होगा, मेल को या फीमेल को? कमेंट करो फास्ट, टाइम होने वाला है। जितने लोग लाइव हो कमेंट में आ जाओ। डाउट बताऊंगा मैं, अब इससे आगे नहीं कराऊंगा, इससे आगे कराऊंगा मैं कल। रवि का पहला आंसर है वो भी गलत आया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। नवीन का भी आंसर गलत है। काफी सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, मेरा कमेंट आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आपका कमेंट। ओके गुड, काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। भाई दुख की बात है, जिन लोगों ने आंसर मेल बताया है उनका गलत है, क्योंकि आप देखो दोबारा सुनो, यहां टेस्ट जो हमें फील हो रहा है वो सीधा सीधा टेस्ट वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है, और टेस्ट वर्ड्स किस में ज्यादा है? फीमेल में। तो फीमेल को स्वाद का अनुभव ज्यादा होगा, मेल को कम होगा। उल्टा समझो आप इसको, फीमेल को टेस्ट फीमेल को टेस्ट ज्यादा फील होता है, टेस्ट वर्ड्स ज्यादा होती हैं। क्या कारण है? मेल को टेस्ट कम फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती हैं? मैंने क्या बोल दिया? हाँ, मेल को टेस्ट फील कम होता है। क्यों? तो तब आंसर होगा चीको, फालतू कमेंट नहीं। ओके, फालतू कमेंट नहीं। हाँ भाई, तो मैं बता रहा था आपको, मेल को कम फील होता है। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर क्या कम होते हैं? टेस्ट वर्ड्स जो होते हैं मेल के अंदर वो कैसे होते हैं? कम होते हैं। आज की क्लास का जो हर दिन मुझे आप याद दिलाओगे, आज की क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं, पूरा कंटेंट नहीं, केवल और केवल क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चंस, व्हाट इज डाइजेशन? पहला क्वेश्चंस, व्हाट इज डाइजेशन? डेफिनेशन भेजोगे? व्हाट इज डाइजेशन? बहुत सिंपल, जितना कम से कम सेलेक्टिव वर्ड में बताना, पूरा ब्रीफ डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती, सिंगल वर्ड में बताने की कोशिश किया करो। अब इतना भी सिंपल नहीं कि ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन भाई ये तो लिखो, किसका ब्रेक डाउन? हाँ जी, कन्वर्सेशन ऑफ मिक्स्ड फूड इनटू सिंपल। मिक्स्ड फूड नहीं बोलोगे आप अगर ये वाली डेफिनेशन लिखोगे तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, तब मजा आएगा ना। ओके, बिल्कुल हिंदी में भी आप लिख सकते हो, भोजन का टूटना ही पाचन है। मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको इस बात को समझाता हूं, डेफिनेशन ब्रीफ में पढ़ो, उससे आपको नॉलेज मिलेगी, फिर उसको एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे कि सर एक सेंटेंस में क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि जब तक आप ब्रीफ में नहीं पढ़ोगे एक सेंटेंस याद नहीं होगा, फिर वो रट्टा हो जाएगा पूरी तरह से, और रट्टा कभी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा, पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? बक्कल कैविटी से। ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे पहले पाचन किसका होता है? तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो पाचन होता है हमारे शरीर में वो होता है किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? स्टार्च का। कितने परसेंट? 30%। कितने परसेंट? 30%। ओके हमें स्वाद का अनुभव कौन फील कराता है? जीभ। जीभ में भी कौन? टेस्ट वर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। किस में ज्यादा होती हैं? स्वाद कलिकाएं। आंसर क्या होगा? फीमेल में होती हैं। सर आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल रिपीट कर दो। बिल्कुल, आइसक्रीम वाले एग्जाम पे आ जाते हैं, पर खा मत लेना, भी मौसम काफी खराब चल रहा है, गला सा बैठ जाएगा नहीं मेरी तरह आइसक्रीम जब भी टेम्परेचर कम होता है ना, तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो सब्सटेंस आप अपनी जीभ पर रखोगे वो सिकुड़ेगा। तो जब सिकुड़ेगा, कम से कम टेस्ट वर्ड्स के कांटेक्ट में आ पाएगा, तो स्वाद कम महसूस होगा। और जब गर्म चीज आप इस्तेमाल करोगे वो फैलेगी,
फैलेगी तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट वर्ड्स के कांटेक्ट में आएगी, तो सिंपल है, वहां पे ज्यादा अनुभव होगा। माइक्रोविलाई और टेस्ट वर्ड्स अलग होते हैं क्या? टेस्ट वर्ड्स का अपर पार्ट माइक्रोविलाई है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। ओके, टेस्ट वर्ड्स का जो अपर पार्ट होता है ना, माइक्रोविलाई होता है। इस चीज को मैं और समझाता हूं। लॉयन तो सारे लोग जानते हो, ठीक है ना? शेर, लियोपर्ड, टाइगर, शेर, चीता, बाघ, ये जितने होते हैं ना भयंकर वाले जो होते हैं, इनके माइक्रोबिलाई नहीं होते हैं। इनके तो आप ये समझ लो कि मैं क्या ही वर्ड यूज करूं, माइक्रोबिलाई नहीं होते इनमें भाई। इनमें तो भयंकर वाले ये समझ लो कि कांटे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्क्रू होता है ना, स्क्रू मतलब जैसे आपके पेच बोलते हो, चोवा बोलते हो, कुछ भी कह लो आप, स्क्रू जैसी संरचना होती है शेर की जीभ पर, बहुत भयंकर कांटेनुमा संरचना होती है। और शेर अगर किसी व्यक्ति की स्किन को वहां बैठकर कुछ ना करे, यहां सिर आके बैठ गया और इसको केवल ऐसे चाट रहा है, 2 मिनट के अंदर यहां से स्किन पूरी गायब कर देगा। वो स्किन पूरी, पता ही नहीं चलेगा स्किन कहां गई। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे वो आते हैं ना, रेगमाल होती है, रेगमाल होती है, जानते हो सारे लोग, वो रगड़ा जाता है, जो पंचर वाले जो रगड़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि स्किन पे पंचर कर देगा वो, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके माइक्रोविलाइज होते हैं, वो कैसे होते हैं? काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। ओके, उसके माइक्रोविलाई कैसे होते हैं? काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। रमाकांत जी प्लीज यार, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं टेक्निकल टीम में नहीं हूं जो आप बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे हो कि आईडी इनकरेक्ट हो रही है। पूरी स्क्रीन पर आपके ही कमेंट आ रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे हाथ में मार्कर दिख रहा है आपको, इससे रिलेटेड कोई भी बात बताओ आप, मैं पूरा आपको समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है? हाँ जी, 50 मैसेज कर दिए जी। हाँ अजी, एक मैसेज और कर दो, मैं अब आपका डाउट ले लूंगा। ओके, अच्छा तो आज हमारा टाइम 5 मिनट और ओवर हो गया। मैंने आज पूरी क्लास में टंग इज कनेक्टेड विद वन बोन विच इज कॉल्ड हायोड बोन। दीपक, ये आपके डाउट का आंसर हो जाएगा। हमारे यहां गले में एक हायोड नाम से हड्डी होती है, और वो हायोड हड्डी जो होती है ना, वो क्या करती है सर? वो हमारी जीभ को आधार प्रदान करती है। दीपक, आपके डाउट का आंसर हो जाएगा। मेरे सामने जितने डाउट आप पढ़े ना, सारे के सारे डाउट के मैं आंसर दे रहा हूं। ओके, और किसी का डाउट रह भी जाता है ना, तो कल की क्लास में पूरा कर लेना उसको। एनवायरमेंट की क्लास पूरी होगी क्या? बिल्कुल होगी। यहाँ भी आपका जो बायोलॉजी वाला स्पेशल बैच आ रहा है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत एनवायरमेंट करा देंगे, नो इश्यू। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कंटेंट ज्यादा कराने में, दूसरा सब्जेक्ट कराने में, बशर्ते मुझे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। ओके सर, 1.5 महीने में हो जाएगा क्या ये पूरा? डेली क्लास होगी आपकी, क्यों नहीं होगा? बीच बीच में संडे की भी क्लास ले लेंगे। ओके, तो कंप्लीट तो करवा देंगे ना। एक चीज मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, एग्जाम अगर आपका कोई आ रहा है तो पहले आप मुझे बता दोगे कि सर मेरा एग्जाम आने वाला है और ये वाला एग्जाम आ रहा है। नंबर दे दूंगा सारे लोगों को, तो मैसेज कर देना ये एग्जाम आ रहा है। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि 15 दिन बाद किसी का एग्जाम आ गया तो पूरा का पूरा सिलेबस ही उड़ा दिया ना, वो ऐसा नहीं करना है। और 2 काम तो मैंने इतने बेहतर किए तुम लोगों के लिए इस वाले बैच में, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाना। पहले मैं बोल देता था क्वेश्चंस लगवाऊंगा, नहीं लग पाए, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगेंगे और आज से ही मैंने काम शुरू कर दिया है। 2 दिन में आपका, 2 से 3 दिन में टॉपिक पूरा होगा, और 3 दिन के अंदर ही अंदर क्वेश्चंस पूरे 100+ क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस लेवल के। मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं डालूंगा उसमें कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, वो तो आप टिक कर ही दोगे। उनको कराने का फायदा क्या? वो कोई प्रैक्टिस थोड़ी होती है, वो तो कुछ नहीं, वो तो फालतू टाइम खराब करना होता है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनाने जिन्हें आप 2 बार पढ़ के देखो, क्या बोल दिया है कुछ समझ ही नहीं आया। और जो एनवायरमेंट वाला बैच था ना, उसके भी क्वेश्चंस मैंने बनवा दिए। 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस लगा देंगे उसके एनवायरमेंट वाले, ये भी बताना था आप लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोग उस वाले बैच में थे, आप एनवायरमेंट वाले में, ठीक है? तो सारे टीचर्स के आपको डेमो मिल जाएंगे। मुझे आप जैसा कि जानते ही हो कि मैं ज्यादा बड़ा टीचर तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत चीजों को पढ़ा लेता हूं मैं। इतना आप लोग ट्रस्ट करते हो मेरे ऊपर, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। मैंने अपना डेमो दे दिया है और चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है। बाकी फिजिक्स वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके भी आप डेमो ले सकते हो। ओके सर, बता दीजिए बायो पढ़ाया जाएगा? हाँ हाँ, बायो पढ़ाया जाएगा भाई अक्षय, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? अरे विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। हर टीचर अपने आप में अच्छे होते हैं, सारे लोगों को आपको रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, क्योंकि करना क्या है, आपको सिलेक्शन चाहिए।
कौन सा किसी से संबंध स्थापित करने हैं। ठीक है, मार्केट के सब टीचरों की क्या नाम है तारीफ करो, सारे टीचर बढ़िया हैं, बस जो आपको बेहतर दे पा रहा है वो आपके लिए और ज्यादा बढ़िया है। हाँ जी, और कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल बेफिक्र होकर जितने भी डाउट होते हैं ना, सारे के सारे डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बस एक टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत होती है और गुस्सा भी आता है फिर मुझे भयंकर वाला, कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसे, आप भाग रहे हो यहां। प्लीज ऐसा नहीं करना है। ओके, मैं अगर इसे समझा रहा हूं तो आपको वेट करना है कि हमारे टीचर ने जब ये हेडिंग डाला हुआ है तो इसको पूरा बताएंगे, फिर हम इसमें से ही डाउट पूछेंगे। टीचर के साथ साथ चलोगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अपने अकॉर्डिंग चलोगे ना तो फिर टीचर भी सोच लेगा भाई चल तू जहां लेके जा रहा है मैं भी चल रहा हूं। ओके, ओ जियो में देखे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देख चुके हो आप। अच्छा ईमानदारी से कमेंट करो। ये आप लोगों ने वर्ड बहुत कॉपी करना शुरू कर दिया, मैं जो बोलता हूँ ईमानदारी से। आज की क्लास में समझ आया या नहीं आया? मैंने 2-3 चीजें जो कराई, आप कमेंट करके एक बार मुझे बताओ, बाकी कोई कमेंट नहीं, बस एक कमेंट बताना यस या नो, समझ आया नहीं आया। ओके, सर एक तरफ से कराइए। हाँ बिल्कुल, मैं एक तरफ से ही करा रहा हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनटीपीसी तक पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखो सर, हमें भी चिंता होती है कि आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम से पहले तक हम सारी चीजें कंप्लीट करा दें। ठीक है, क्योंकि आपको अपना एग्जाम देना है। ठीक है, राज कहाँ दिक्कत आई आपको, आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। नो लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हजारों की संख्या में अगर एक स्टूडेंट नो कर रहा है ना, तो आपको पता है कि उसको इग्नोर ही किया जा सकता है। आप इतना कर सकते हो, आगे की क्लास में जहां जो कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, आप तुरंत अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं इतना ही कर सकता हूं आपसे। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही है कि मुझे समझना ही नहीं है या आ ही नहीं रहा, तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। ओके, दूसरी बात, हाँ तो सिलेबस की आप लोगों को जल्दी होती है, आपको एग्जाम देना होता है। देखो हम भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि आप लोगों से पैसा लिया हुआ है सिलेक्शन दिलाने का, और बैच आपका एग्जाम होने के बाद सिलेबस जाके पूरा कराया तो सिलेक्शन तो दिला नहीं पाएंगे हम आपको, तो फायदा क्या हुआ हमारा बैच बनाने का। हर चीज को आप पैसे से जोड़ के देख ले तो ये चीज गलत होती है। आपको जल्दी होती है एग्जाम देने की, और हमें जल्दी होती है किस चीज की? हमें जल्दी होती है हमारा एक बैच पूरा हो जाए तो हम कोई दूसरा बैच लेकर आए। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा वो होगा। अननेसेसरी चीजों से हमेशा बचा करो, इतनी टेंशन मत लिया करो। ब्रेन है, कब तक इसको घिसोगे? मस्त रहो, एकदम तंदुरुस्त रहो, खाने पीने पे ध्यान दो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, न्यूट्रिशन भी अच्छा रखो। ठीक है, और बीएमआई टेस्ट भी टाइम टू टाइम कराओ, बॉडी मास इंडेक्स पढ़ाएंगे, उसको भी पता चलता रहेगा कि कितना मोटापा आ चुका है आप में, क्या हो चुका है। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, और हाँ एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ो खूब अच्छे से, क्वेश्चंस भी लगवाओ इसके। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।